मैं तो मान के चल रहा हूं कि उपराष्ट्रपति जो विपक्ष के हैं वो जीत रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी की दोस्ती आज की नहीं है। जब सुदर्शन रेड्डी एक साधारण वकील थे और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं थे, राजनीति में आने की तैयारी कर रहे थे, तब से इनकी दोस्ती है। तो उसमें हमें ये सोचना कि चंद्रबाबू नायडू उनके खिलाफ जाके वोट करेंगे, एक तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये समझ लीजिए कि चाणक्यगिरी तो आजकल चल नहीं पा रही है, चाणक्य जी तो फेल हो रहे हैं हर जगह। तो चाणक्य जी अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में फेल हो गए तो फिर क्या होगा? तो मोदी जी का सितारा बुलंद था और वो पत्थर पे भी अगर हाथ रखते थे तो सोना बन जाता था। और आज हालत ये है कि मोदी जी अगर सोने पे भी हाथ रख रहे हैं, वो पत्थर हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और नायडू के बीच बातचीत हुई है। आखिर क्या हुआ है इस बातचीत में और ये बातचीत कैसे समीकरण बदल सकती है वो जानेंगे। लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले मोदी ने एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। अब इस डिनर में क्या होने वाला है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह और जगन रेड्डी की बातचीत और नायडू के पैतरे से समीकरण बिल्कुल बदलने वाले हैं और क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो खतरा है वो और भी बढ़ गया है। तो आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से इतना घबराई हुई है, बात करेंगे 30 साल से पार्लियामेंट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलिक सर, भाजपा इससे पहले कभी इतना नहीं घबराई। इस समय तो लग रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव ने बिल्कुल नींदें उड़ाकर रख दी है भाजपा की। देखिए प्रज्ञा, आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और दूसरे लोग घबराए हुए हैं, तमाम परिस्थितियां उस तरह से बनी हुई है। चाहे आप विदेश नीति लीजिए, आप देखिए कि अमेरिका ने किस प्रकार से हमें दुत्कारा है और आज हम अपने दुश्मन की शरण में जाके बैठे और दुश्मन से हम आशा कर रहे हैं कि वो हमारी कुछ मदद करेगा। क्या दुश्मन कभी किसी की मदद करता है? क्या मोदी जी नेहरू नेहरू करते रहते हैं? नेहरू के बाद अभी गलवान हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में गलवान घाटी का किस्से हुए हैं कि हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं। उनकी श्रद्धांजलि देने गए हैं क्या? दूसरा, जिस प्रकार से आपने अरुणाचल के बॉर्डर पे देखा कि चाइना ने किस प्रकार से हमारी जमीन पे कब्जा करके वहां पे घर बनाए हैं, लोगों को बसाया है और कब्जा कर लिया है, क्या उसका एक सवाल इन्होंने चाइना में पूछा है? दूसरी बात यह है कि विदेश के बाद आप देश में आ जाइए। देश में जिस प्रकार से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बिहार चुनाव में आपकी किरकिरी हो रही है, आपको लग रहा है कि सफलता मिलती हुई हासिल नहीं हो रही है और राहुल गांधी ने वहां जो है धमाल मचाया हुआ है। एक रोज एक नई चीज लेके वो आ रहे हैं और आपको वोट चोर साबित कर दिया उन्होंने। आप तो चौकीदार थे, आपने खुद ही वोट चोरी कर लिए। तीसरी चीज आप देखेंगे कि देश के सबसे बड़े बिजनेस घराना, जिसको मजबूत घराना माना जाता है, आपने अंबानी के ऊपर भी वार छेड़ दिया है। तो आप चौतरफा घिरे हुए हैं आज की डेट में। और चौतरफा अगर आप घिरे हुए हैं तो जब आदमी घिर जाता है तो वो कई सारी गलतियां करता है। इसी बीच में आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण पहली बात तो यही है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जिस प्रकार से लिया गया है बहुत बड़ा रहस्य है। समझ नहीं आ रहा अभी तक लोगों को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हमारे पुराने थे वो गायब है। रेड्डी और नायडू के बीच की बातचीत से इतना भाजपा क्यों परेशान है? भाई लोकतंत्र है, वोट तो मांगे ही जाएंगे। नहीं, देखिए मैं वही आपको कह रहा हूं कि एकाएक जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कई रहस्य, कई सनसनीखेज चीजें हैं। दूसरी चीज ये मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी की दोस्ती आज की नहीं है। जब सुदर्शन रेड्डी एक साधारण वकील थे और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं थे, राजनीति में आने की तैयारी कर रहे थे, तब से इनकी दोस्ती है। तो उसमें हमें यह सोचना कि चंद्रबाबू नायडू उनके खिलाफ जाके वोट करेंगे, एक तो यह मूर्खतापूर्ण बात है। ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि वो तो साथ जाएंगे ही, वो कितने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं इंटरनली। उनकी नवीन पटनायक से बात हो रही है, वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बातचीत लगातार हो रही है और उनकी सहमति से ही सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया गया है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है चंद्रबाबू के अलावा। नई बात अब ये आई है कि कांग्रेस के जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं वो वहां पहुंच गए हैं तमिलनाडु में और वहां पे जो जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के जो लोग हैं उसमें उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी है। तो ये इस लेवल पे चीजें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कब तक एजेंसियों से डरा के, कब तक आप दबाव में लेके, कब तक आप धमकियां देके लोगों को वोट लेते रहेंगे? अब ये बात किसी के
मतलब इस किसी में डर पैदा नहीं कर पा रही अमित शाह के फोन जो है। आपने देखा होगा, छोटा सा इसमें एक अलग इशू है, जोड़ देता हूं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के कद्दावर नेता है। उन्होंने उन्होंने ही कांग्रेस की सरकार गिराई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, खुद भी गए थे और 11 विधायकों को लेके गए थे, आपको याद होगा। और उनको धमकाने का काम जो है अमित शाह कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई मुझे 8 मिस कॉल आई अमित शाह जी की, और फिर मैंने फोन नहीं उठाया। जब उठाया तो उन्होंने कहा कि धमकी देने के अंदाज में उन्होंने कहा, अब मैं डरता नहीं हूं, अगर मरना है प्रदेश के लिए तो मैं मर जाऊंगा। तो अगर ये ताकत उनके अंदर कहां से आ रही है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि अब लोगों में उनका डर नहीं रहा है। इसके अलावा प्रज्ञा जी, आपको यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर है विद्रोही, वो तो है ही। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर के हैं, जो एलाइज हैं, या भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह से लाए गए हैं, वो दबाव में लाए गए हैं, डर में लाए गए हैं, लालच में लाए गए हैं, वो सब विरोध में खड़े हो गए हैं। इंटरनल ये है। मैं तो मान के चल रहा हूं कि उपराष्ट्रपति जो विपक्ष के हैं वो जीत रहे हैं, और अगर जीतते भी नहीं है तो अंतर बहुत कम रहेगा। और अंतर कम रहने का मतलब है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 62 सीटें ज्यादा है, 62 नंबर ज्यादा है एनडीए के पास। उस 62 में से कितने कम विपक्ष कर पाता है, रणनीति ये है कि अगर वो उसमें से अधिकाधिक तोड़ लेता है तो एक मैसेज जनता में ये जाएगा कि जो एनडीए की सरकार है वो समर्थन खो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो जाएगी। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते ना जीते, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता इससे खुलेगा, ये आप देखिएगा। अच्छा केपी मलिक सर, ये तो साफ दिख रहा है कि नायडू के और जो इंडिया के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन दोनों की दोस्ती है और ऐसा लग रहा है कि नायडू उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन नायडू अपने साथ और कितने लोगों को लेकर के जा सकते हैं जिससे समीकरण बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा? आप नाम से कोट करके बता सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो रेवंत रेड्डी है तेलंगाना जी। के, वो 100% उनके साथ हैं ही, क्योंकि वो तो कांग्रेस के हैं। इसके अलावा जो केसीआर हैं, उनसे भी रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की बात लगातार चल रही है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि केसीआर की बेटी को इन्होंने जेल भेजा था अमित शाह से, तब से वो जले भुने बैठे हैं। तो उनको बदला लेने का एक मौका मिल गया है। इसके अलावा जो जयललिता की पार्टी है तमिलनाडु में, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस के वो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, वो लगे हुए हैं। उसमें से अगर पूरे नहीं टूटते हैं तो उनकी कोशिश है 50 से 60% सांसदों को तोड़ा जाए। इसके अलावा आप नवीन पटनायक से भी चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी और बाकी लोग संपर्क में हैं। हालांकि उनके लोकसभा में सदस्य कम है या है नहीं, मेरे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनके सांसद हैं, तो वो भी उनके साथ आने को तैयार है विपक्ष के। तो इस तरह से एक नेटवर्क ऐसा बनता है जिससे संभावना लगती है कि उपराष्ट्रपति विपक्ष का जीत सकता है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नीचा देखना पड़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो छुपी छुपाई रणनीति है वो बाहर आ सकती है। और इसमें एग्जाम्पल बार बार लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का दे ही रहे हैं कि चाणक्यगिरी तो आजकल चल नहीं पा रही है, चाणक्य जी तो फेल हो रहे हैं हर जगह। तो चाणक्य जी अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में फेल हो गए तो फिर क्या होगा? जी। अच्छा, अभी एनडीए की मीटिंग होने वाली है, तो एक दिन पहले जो एनडीए की मीटिंग है उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले, इसमें एनडीए के नेताओं को धमकाया जाएगा कि मनाया जाएगा? मोदी के पास ऑप्शन क्या है सर? देखिए, 8 तारीख की रात को जो डिनर डिप्लोमेसी के तहत मोदी जी ने एनडीए के सांसदों को बुलाया है, वहां हमारे गुप्त जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि सबके डोजियर तैयार हैं इनके पास। तो सबके डोजियर की फाइल उनको पकड़ाई जाएगी कि भैया ये देख लीजिए, और अगर हमें ये पता लग गया कि आपने खिलाफ वोट डाली है तो फिर हम, आप जानते हैं क्या करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब क्या अभी भी लोग इतना डर रहे हैं? क्योंकि ये डर कम हो गया है, ये डर कई जगह फेल हो गया है। तो अब इस डर में कितने लोग आएंगे, ये देखने वाली बात है। अब मोदी जी को एकाएक लोगों की याद आ गई है, भाई वो बहुत दिन से उनके साथ डिनर नहीं हुआ है और मोदी जी मचल रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक जगह पे सबको बुला के एक इकट्ठा धमकाने की रणनीति है, डिनर डिप्लोमेसी, जो 8 तारीख की रात को होगा। और अब देखना ये होगा कि डरते कितने लोग हैं, क्योंकि ताजा ताजा रात को धमकाएंगे और सुबह सुबह वोट डालनी है। तो इसमें कई बार गुस्से में वोट गलत भी डल जाती है, और ऐसे में आप मुझे धमका रहे हैं, अच्छा बताता हूं।
तो ऐसे भी हो सकता है। और मैंने पहले ही कहा कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं और होती, पहले से इसमें जले विवेक के मुंह में आधार पर बैठे वोट डाला हुए हैं, जाता है। अगर उनको और सेका जाएगा तो बिल्कुल राखी हो जाएंगे। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज देखिए, एक कहावत है बहुत बड़ी, और आप देखेंगे मोदी जी का अगर पिछले 10 साल देखें तो मोदी जी का सितारा बुलंद था, और वो पत्थर पे भी अगर हाथ रखते थे तो सोना बन जाता था। और आज हालत ये है कि मोदी जी अगर सोने पे भी हाथ रख रहे हैं, वो पत्थर हो जा रहा है। वो एक कहावत है कि ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। आज मोदी जी कुछ भी करते हैं वो उल्टा होता है। तो क्या जो डिनर की डिप्लोमेसी है 8 सितंबर की रात की, कहीं ये उल्टा तो नहीं हो जाएगी? बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप ये देखिए, जिनको सबसे ज्यादा करीबी आप कहते थे, एस जयशंकर बहुत बड़े रणनीतिकार थे, कहाँ हैं वो जयशंकर जी? किधर चले गए वो? कहाँ छुपे हुए हैं? दिख क्यों नहीं रहे वो? तो एकाएक इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था, मोदी जी ने खुद भी कहा था कि ट्रकों में पैसा भर के जा रहा है उनके यहाँ 2 व्यापारियों का। तो व्यापारी जी कहाँ हैं? जिस जिस वनतारा में मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे शेर के बच्चे, जी। उसी की जांच हो रही है। ये हो क्या रहा है? ये उल्टा क्यों हो रहा है मोदी जी के साथ सारा? तो ये इसलिए हो रहा है कि आपका समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और आपकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जो आप खुद देखना और समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपके चारों तरफ एक चाटुकारों की बड़ी फौज है, जो आपको मोदी के नारों से गुंजायमान की हुई है, और जो बाहर की विपक्ष की आवाजें हैं वो आपके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हैं। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, और यही आपका हम आपको लेके जाएगा। इसमें बहुत दूरी नहीं बची है। जी। अच्छा, उपराष्ट्रपति चुनाव में एक चीज देखने को मिल रही है कि सबसे आगे गुजरात लॉबी ने राजनाथ सिंह को रखा हुआ है। लेकिन पहले तो मोदी जी हर जगह अपना चेहरा चमकाते थे, अपना ही हरी झंडी दिखाते थे। तो अब क्या हो गया? उपराष्ट्रपति चुनाव में लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि जगन रेड्डी को जेल भेजने वाले कौन है? शाह जी और मोदी जी। क्या इनकी हिम्मत है जगन रेड्डी को फोन करने के लिए? तो फिर किसको लाएंगे आप? राजनाथ जी को लाएंगे। आज अगर नवीन पटनायक से बात करनी हो तो इनकी हिम्मत है? किस तरह से आपने चुनाव जीता है उड़ीसा का, ये किससे छिपा नहीं है। तो क्या इनकी हिम्मत है कि नवीन पटनायक से बात करें? क्या इनकी हिम्मत है कि ये केसीआर से बात करें? तो ऐसे में तो मोहरा बनाया जाएगा राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह तो बम बम है। राजनाथ सिंह कह रहे मुझे मेरे पास खोने को क्या है? मैं तो जो खोना था खो चुका हूं 9 साल पहले ही। वो तो 9 साल पहले ही अपना खो चुके हैं, अब तो उनके पास सिर्फ पाने को है। तो वो तो पाने निकले और काफी कुछ पा भी लिया उन्होंने। अब कुर्सी नजदीक हो गई ना उनकी। नहीं तो आपको वो भी याद रखना चाहिए कि जब एक बड़ी माला आई थी और गलती से उसमें मुंह डाल लिया था राजनाथ जी ने, कैसे एकदम से बाहर निकालना पड़ा था उनको, जैसे करंट लग गया हो। तो ये वही राजनाथ जी है ना। तो राजनाथ जी को पता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, और इस उम्र में इस समय में जो मिल जाए तुरंत ले लेना चाहिए। तो वो तो लपकने के मूड में है और लपक रहे हैं वो। जी। अच्छा, इस उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि सारे हमले अगर किसी पर हो रहे हैं तो नितिन गडकरी पर ही हो रहे हैं। जिस भाजपा सरकार में किसी भी इनके नेता मंत्री का कोई गड़बड़ जाला सामने ही नहीं आता है, और राजनाथ सिंह तो कहते हैं कि हम तो गलती वलती मानते ही नहीं है। तो अब क्या मतलब सारे हमले नितिन गडकरी पर हो रहे हैं। इससे पहले कहा गया बड़ी महंगी सड़क बनवा दी, अब दूसरा हमला हो गया है, कह रहे हैं इनके लड़के सब एथेनॉल से खूब पैसा ऐसा पीट रहे हैं। सब हमले मिला जुलाकर नितिन गडकरी पर ही काहे हो रहे हैं? मतलब उनसे क्या दिक्कत है इतनी ज्यादा सर? देखिए प्रज्ञा जी, आपको यह समझना होगा कि नितिन गडकरी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। संघ का हाथ नितिन गडकरी के ऊपर है। वो महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से वो आते हैं। उनका आरएसएस से बहुत बढ़िया नाता है। आरएसएस हमेशा उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। आपको याद रखना चाहिए कि जब अडवाणी की आखिरी बेला चल रही थी, तब जिन जिन को मजबूत किया था उसमें मोदी जी भी थे, उसमें गडकरी जी भी थे, उसमें शिवराज जी भी थे। तो नई फौज नई पौध तैयार करता है संघ। तो संघ जो है सेकंड लाइनर में रखे हुए हैं नितिन गडकरी को, फडणवीस को, बाबा को। तो ये सारी जो सेकंड लाइनर है, आप खाली गडकरी को मत देखिए। बाबा के ऊपर भी गाहे बगाए तोप चलती रहती, तलवार चलती रहती है। फडणवीस के ऊपर भी चलती रहती है। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा खतरा है वो नितिन गडकरी है। उनकी कुर्सी थोड़ी भाई पीएम की तरफ आ गई है ना। मैंने जैसा कहा आपको, आपने जो देखा है, जो 4 कुर्सियां लगती हैं
मोदी के दोनों तरफ दो दो कुर्सियां लगती हैं, उनमें जी। एक कुर्सी तो गडकरी की भी है। भाई एक कुर्सी तो खिसक गडकरी भी है किधर बीच में। आने वाली है, इसका डर है। मैंने आपका सवाल सुना नहीं। मैं कह रही हूँ खिसक के इधर ना आ जाए, इसका डर है क्या? हाँ, खिसक के इधर ना आ जाए और उनके ऊपर ना पहुंच जाए और कहीं वो डिप्टी पीएम ना बन जाए, उनको कुछ पावर ना मिल जाए, इसलिए उनको दागी किया जाए। भाई दागी होंगे तो फिर वो छटेंगे ना। अब आप आम खरीदने निकली हैं घर से और आम खरीद रही हैं तो दागी आपने लगा बहुत अच्छा आम है, हाथ में उठाया, पता चला ये तो दागी है, तो आप उसको हटा देंगे। तो इनको दागी किया जाए, और वो दागी अगर खुद नहीं हो तो उनके बेटों के नाम पे दागी किया जाए। और गलतियां हुई भी है, ऐसा नहीं है। देखिए गडकरी जी ने जो किया वो अकेले तो किया नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सहयोगी है। और आप लेकिन ये जो अचानक से बम फोड़ दिया ना, एकदम से आज से थोड़ी ना हो रहा है, तो बहुत पहले से चल रहा होगा। जो पहले बम फोड़ते तो इतनी अजीब नहीं लगती घटना। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, अंदर खाने तलवारबाजी हो रही है, और इधर जो है बम फोड़े हैं नितिन गडकरी के ऊपर, कि माजरा क्या है? नहीं, गडकरी को साइडलाइन करने के लिए जैसा मैंने कहा एक रणनीति बनी है। अब जैसा कि मैंने लिखा भी था, आर्टिकल में भी लिखा था, बताया भी था, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई थी कि 11 तारीख को 11 सितंबर को जन्मदिन 100वां जन्म सॉरी 75वां जन्मदिन है मोहन भागवत जी का। और जिस तरह से तनाव चल रहा था उसमें खुंदक में आके वही इस्तीफा देने की बात कर रहे थे कि भाई मैं इस्तीफा दे देता हूं अगर तुम इस्तीफा नहीं देते हो तो। 75 साल में इसीलिए उन्होंने मोरोपंत पिंगले जी का उदाहरण दिया था। और बाद में तो जो है बात में उन्होंने हो गया कह कि दिया कि गुरु तुमको हटाए बिना तो नहीं हटेंगे। हाँ, बाद में उनको ये हुआ कि अगर गलती से ऐसा हो गया कि 11 तारीख को हमने इस्तीफा दे दिया और 17 तारीख को मोदी जी ने इस्तीफा ना दिया तो फिर क्या तस्वीर बनेगी। तो उनके सलाहकारों ने उनको समझाया कि आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो रणनीति और ये जो नीति बनाई गई थी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई गई थी। संघ में तो कोई ऐसी नीति और कोई ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं, ऐसा कोई समाधान है नहीं कि भाई 75 साल में संघ चालक जी इस्तीफा देंगे। फिर आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो उनका तो मैदान और साफ हो जाएगा। जो आप ये सारे गडकरी हो, चाहे संजय जोशी हो और चाहे फडणवीस हो, चाहे जितने भी लोग उनके ग्रुप के हैं, सबने उनको रोका है इस्तीफा देने से। इसलिए वो रुके हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मोदी शाह का रास्ता साफ हो जाएगा और गुजरात लॉबी फिर डांस करना शुरू कर देगी। तो उस रणनीति के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा रोक लिया है। ले अब उन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस शिवराज को और गडकरी को आगे बढ़ाने की रणनीति है। उसी से जो है गुजरात लॉबी में फिर घबराहट है। और सेकंड नंबर वाले ज्यादा इसलिए घबराए हुए हैं कि वो एक नंबर एक की तरफ देख रहे हैं कि नंबर एक में मेरा नंबर आए। तो नंबर तो तब आएगा जब ये दो हाथी हटेंगे। तो शिवराज को बाद में देखेंगे, पहले जरा हाथी जी को हटाया जाए, तो ये हटे तो फिर हमारा नंबर आए। तो इसलिए बार बार वार नितिन गडकरी पे हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो एथनॉल का मुद्दा हो। एथनॉल तो क्या, गडकरी पर एथनॉल हमला भारी पड़ेगा कि ये इससे गडकरी कंट्रोल हो जाएंगे क्या? इसको समझाइए थोड़ा। आप तो बेहतर नहीं। देखिए समझते हैं, प्रज्ञा, तो आपकी तो देखिए बढ़िया व्यवहार देखिए है उन लोगों के साथ। देखिए प्रज्ञा, मैं आपको बताता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सरकार में तमाम घोटाले घपले हो रहे हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं। तमाम चीजें खबरें प्लांट की जाती हैं, ये खबर भी प्लांट की गई है और इसका कोई असर कुछ भी कहीं नहीं होगा। ये सिर्फ गोदी मीडिया पे खबरें चलेंगी, सिर्फ इनके प्लांटेड तरीके से खबरें चलेंगी। 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे और आप डिनर डिप्लोमेसी पे फोकस कीजिए कि डिनर डिप्लोमेसी में क्या होता है। तब तक सारा मामला गडकरी का ठंडा हो चुका होगा और किसी को याद भी नहीं होगा एथनॉल और गडकरी। एथनॉल हम जैसे लोगों को याद होगा जिनकी गाड़ी का एवरेज 7 हो गया है और जिनकी गाड़ी का इंजन बैठ गया है। अब नई गाड़ी लेने के लिए लोन वोन की व्यवस्था कैसे हो, वो हमें याद रहेगा, वो इन लोगों को याद नहीं रहेगा। क्योंकि गडकरी जी जो एथनॉल की बात कर रहे हैं, क्या वो अकेले उन्होंने कर दिया है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का उसमें कोई हाथ नहीं है। ये तो पेट्रोल मिनिस्ट्री का काम है। एथनॉल तो बिल्कुल। पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उसमें गडकरी क्या करेगा? अगर कोई गड़बड़ गडकरी की थी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? वो खाली थैला पहुंचाने का काम कर रहे थे। वो करते क्या है दिन भर? उनका ही तो विरोध हो रहा है यहाँ पे जो संघ की लॉबी है कि ये करते क्या है। पेट्रोलियम मिनिस्टर बने बैठे हैं पिछले इतने दिनों से, तो ये कर क्या रहे हैं?
तो सवाल तो उनके ऊपर होने चाहिए, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं हो रहा है। गडकरी के ऊपर सवाल हो रहा है। ठीक है, गडकरी ने सड़कें और गाड़ियों की बात की है, लेकिन पेट्रोल ही तो पेट्रोल मिनिस्टर को करना चाहिए, तो उधर बात नहीं हो। तो ये सब समझ में लोगों की आ रहा है, और क्यों निशाना बनाया जा रहा है गडकरी को, ये भी सबकी समझ में आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में या आने वाले समय में बनेगा, मुझे नहीं लगता। जैसे आपने अच्छा, देखा होगा पिछली बार उनके ऊपर सड़क वाला मामला आया था और थोड़े दिन बाद बहुत दब गया, महंगी सब बना बंद बांध दिए। गए। जी, जी। अच्छा, अभी तो नई गाड़ी की आपने बात कही, लेकिन अब तो नए पापा मिल गए हैं भक्तों को, ट्रंप की जगह पर जिनपिंग। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं प्रज्ञा, मुझे तो वो भी याद है मोदी जी का 2013 का भाषण, जब वो कह रहे थे कि लाल आंख करके हमें चाइना से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए दोस्तों। हमारे सैनिकों के सिर काट लिए हैं, तो हमें उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जवाब दे के आए हैं अभी 2 दिन पहले। हम्म, इन्होंने तो जिनपिंग को पूछा है कि भाई आपने गलवान में जो हमारे सैनिक मारे थे, आपने जो हमारी जमीन हथियाई थी, आपने जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, आपने क्यों पाकिस्तान का साथ दिया था, ये तो पूछ के आए मोदी जी। सारी खबर बना के लाए, अब बताएंगे देश को आके कि भाई मैंने ऐसे ऐसे डांट लगाई थी उसको, चाइना के राष्ट्रपति को। तो ये कितना झूठ बोलते हैं, कितने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं, कितने चीख कितने चीख बड़े के झूठ पलटू बोलते भी तो हैं। हैं सर। जी। पलटू। नहीं देखिए, पलटू नहीं है ये, पलटू नहीं है ये, झूठ जो है बहुत अच्छे सलीके से बोलते हैं, समय को देखते हुए बोलते हैं। अब ये कह देंगे वो तो जुमला था, इनको क्या फर्क पड़ रहा है कि 2013 में तो वो जुमला था, और हमने तो चुनाव जीतने के लिए बोला था, चुनाव हम जीत चुके, आज हम सत्ता में हैं, तो आज हम चाइना की बात करेंगे, आज हम अमेरिका की बात करेंगे। तो इनका आप मुझे बताइए कि एक बार ये कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, चुनाव जिताने पहुंच गए थे उनको, यहाँ पे हवन करवा रहे थे इंडिया में, इनके भक्त लोग हवन कर रहे थे कि हमारे जो है लेकिन ट्रंप ऐसे बाबा ऐसे जीतेंगे। करके तो विदेश नीति का बिल्कुल भट्टा बैठता जा रहा है केपी मलिक सर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इसी चीज से ये चौतरफा घिरे हुए हैं, और उसी का नुकसान इनको होने जा रहा है, जो इनको एहसास नहीं है। क्योंकि जो इनके चारों तरफ जो चांडाल चौकड़ी है, वो इनको कुछ बता ही नहीं रही है, इनको हवा में रखे हुए हैं, और हवा में जब गुब्बारा फूटेगा तब इनको ध्यान में आएगा। अब ये चारों तरफ घिर चुके हैं, चारों तरफ से। आप देखिए कि किस तरह की, आपने एक वीडियो चल रही है वहां पे कि चाइना में जब ये राष्ट्रपति के साथ जाते हैं, हाथ आगे करते हो, हाथ मिलाता ही नहीं है, मुड़ के कह देता आइए आगे आइए। तो ये तो इनका वहां पे स्वागत समारोह में स्वागत हो रहा है, इनका सत्कार हो रहा है, इनका कैसा सत्कार कैसा स्वागत हो रहा है वो आपके सामने आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे अब ये घबराए हुए हैं, और इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए आप चारों तरफ से घिरे हुए, आज देश में कोई एक चीज पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रही है प्रज्ञा जी, जो इनके पक्ष में हो। आप देखिए प्रकृति भी इनका साथ नहीं दे रही, हम लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है, हमें इतना उलझा दिया गया दूसरे मुद्दों में। अब बहुत बड़ा आप ये देखिए कि पंजाब में बाढ़ एकाएक कैसे आ गई, इसमें कई लोगों को शक की बू आ रही है। आप ये देखिए पंजाब में तबाही मची हुई है, आने वाले समय में राशन कहां से आएगा। सबसे बड़ा जो है हरियाणा और पंजाब अन्न उत्पादक राज्य है हमारे, सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, और वहां तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी हैं चावल की, तो चावल कहां से आएगा, फ्री में राशन कहां से बांटेंगे। तो ये कह देंगे हम क्या करें, हम क्या करें भाई। अब राशन देने के लिए तो ये कहते थे हमने किया है, और जब कह देंगे देना फिर कह देंगे हम क्या करें। भाई आपने देखा ना, कुंभ के तो ये दावे कर रहे थे कुंभ हमने करवाया है, जैसे आज से पहले कुंभ हुआ नहीं था, और जब कुंभ में तबाही हुई तब इन्होंने कहा हम क्या करें, ये तो प्रकृति का है। तो ये तो इनका पलटी मारना तो इनका पुराना अंदाज है, पुराना काम है, उसमें नया क्या है। लेकिन ये अब जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जनता देखिए देश की भोली जनता है, उसको बहकाया जा सकता है। इन्होंने झूठे जुमले बोल बोल के जिस तरह से जनता को बहकाया था, वही जनता अब सारी चीजें समझ चुकी है, और वोट चोरी जो पकड़ में आई है, और जो नया दूसरा जो अभी बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी, मुझे लगता है उससे और भी ज्यादा जनता को समझ में आएगा, और जनता धीरे धीरे विमुख हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।